हेलो दोस्तों, आइए आज एक नई कक्षा में हम लोग फिर विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। आज भौतिक विज्ञान के विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक इसमें चैप्टर है मापन। मात्रक से आपके एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लें आज। अब मात्रक क्या होता है? मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, उसके मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए कोई स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, निर्दिष्ट जो मानक है, स्टैंडर्ड है, उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। अब मात्रक के दो प्रकार होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसको कहा जाता है और व्युत्पन्न मात्रक किसको कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड जो है एसआई प्रणाली में जिन राशियों को रखा गया है उनको हम लोग मूल राशियां कहते हैं और उनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल राशियों की सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे 7 प्रकार की जो है मूल राशियां हैं और व्युत्पन्न मात्रक बहुत अधिक हैं। तो जैसे बताएंगे आपको, एक आध उदाहरण देंगे हम आगे चल करके। अब मात्रक के प्रकार के बाद जो है प्रणालियां कौन कौन सी प्रचलित हैं उनके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। जैसे CGS प्रणाली है, तो इसका मतलब क्या हुआ? C मतलब सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, S मतलब सेकेंड। एक यह प्रणाली है। इसको फ्रेंच या मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। तो हो सकता है पूछ दे कभी कि फ्रेंच प्रणाली किसको कहते हैं। MKS ये कोई अलग से नहीं है। इसका मतलब M का मतलब मीटर होता है, K का मतलब किलोग्राम होता है और S का मतलब सेकेंड होता है। तो इसी का बढ़ा हुआ रूप है। देखिए CGS प्रणाली का ही एक ये रूप है। एक ये तीसरी प्रणाली है FPS, मतलब फुट पाउंड सेकेंड। ये इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। और एक लास्ट है आपका SI, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतर्राष्ट्रीय मानक। अब अंतर्राष्ट्रीय मानक जो लगभग हर जगह प्रचलित है। अब इसमें 7 प्रकार की मूल मात्रकों का और राशियों का वर्णन किया गया है और 2 प्रकार के इसमें संपूरक मात्रक हैं। अब मूल मात्रक को इंग्लिश में भी हमने लिख दिया है, अगर कोई इंग्लिश का स्टूडेंट है तो फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक को डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। अभी जैसे बताया हम, एसआई पद्धति में जो है 7 प्रकार के मूल मात्रक हैं और 2 प्रकार के संपूरक मात्रक हैं। संपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट। तो 7 कौन कौन से हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। राशियां ये हैं, भौतिक राशियां। लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर, जो एसआई प्रणाली में दिया गया है। द्रव्यमान है, इसका मात्रक किलोग्राम दिया गया है। समय है, समय है, इसको सेकंड से डिनोट, मतलब इसका मात्रक दिया गया है। ताप का केल्विन दिया गया है। विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा मोल से डिनोट होती है। तो ये 7 हैं, आप गिन लीजिए 1 2 करके 7 हैं। और ये सप्लीमेंट्री जो हैं 2 हैं, समतल कोण और घन कोण। इनके मात्रक पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। तो समतल कोण का रेडियन है और घन कोण का जो है स्टेरेडियन है। इसके संकेत भी मैंने बगल में लिख दिए हैं। जैसे मीटर को M से दर्शाया जाता है, किलोग्राम को kg से, केल्विन को K से, एम्पियर को A से, कैंडिला को CD से, मोल को MOL लिख दिया जाता है, रेडियन को RD से और स्टेरेडियन को SR से डिनोट किया जाता है। ठीक है। और मात्रकों की सूची तो बहुत अधिक है। जैसे मान लीजिए कि बल का मात्रक है,
अब यह व्युत्पन्न मात्रक है, वेग या चाल का मात्रक है, त्वरण का मात्रक है। तो ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे चाल मान लीजिए, चाल बराबर आप लोग जानते होंगे दूरी बटा समय। चाल किसको कहते हैं? किसी एकांक समय में चली गई दूरी। तो एकांक समय कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड में, 1 घंटे में। तो 1 घंटे में चली गई दूरी, अब मान लीजिए किलोमीटर में चलता है 1 घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें 2 जो है या 1 सेकंड में कुछ मीटर चलता है, तो मीटर प्रति सेकंड, ये चाल या वेग का मात्रक होता है। ये व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड, अब मीटर देखिए यहाँ पर क्या है, लंबाई या दूरी का मात्रक है, और सेकंड क्या है, समय का मात्रक। ये दोनों क्या है, मूल मात्रक है। मूल मात्रकों की सहायता से एक मात्रक ये निकला मीटर प्रति सेकंड, तो ये व्युत्पन्न मात्रक है। तो मेरे ख्याल से आप व्युत्पन्न मात्रक समझ गए होंगे। अब जैसे मैंने कहा बल का मात्रक होता है न्यूटन, और इसका एक सीजीएस प्रणाली में मात्रक होता है डाइन, जो पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में। दाब का पास्कल होता है। तो ऐसे मैं एक जगह जो है इसको बना के प्रोवाइड करा दूंगा आपको, पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। क्योंकि मैं अभी देख रहा था तो बार बार, एक तो प्रकाश वर्ष है जो पूछा जा रहा था, लगभग हर पेपरों में था। एक ध्वनि की तीव्रता का डेसिबल है। तो ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट जो है मात्रक हैं जो पूछे जाते हैं। मूल राशियों से भी पूछ दिए गए हैं कभी कभी, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब जैसे मैंने कुछ नोट कर दिया यहाँ पे, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष नाम से तो लगता है कि टाइम का मात्रक है, क्योंकि वर्ष लगा हुआ है इसमें। लोग कंफ्यूज होते हैं और समय लगा के आते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। ये समय का मात्रक नहीं है, यह दूरी का मात्रक है, क्योंकि इसका मतलब होता है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। 1 वर्ष में प्रकाश जितना ट्रेवल करता है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष का मान मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। खैर ये प्रश्न कभी आया नहीं है, लेकिन चूंकि था फैक्ट्स तो मैंने नोट कर दिया कि बाय द वे आ जाएगा, तो आप लोग एक नज़र इसको दोहरा लेंगे। एक मात्रक पारसेक पूछा जाता है। पारसेक भी जो है शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है पैरालेटिकल सेकेंड। अगर फुल फॉर्म दे दिया तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैरालेटिकल सेकंड लगा दिया इसमें। सेकंड आप यहाँ देखें अभी कि समय का मात्रक है, लेकिन नहीं, ये भी दूरी का मात्रक है। एक्चुअली ये क्या है कि तारों और मिल्की वे के बीच की दूरियों का यह मात्रक है, तो यह भी दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यह भी जो है दूरी का ही मात्रक है। तो ये तीनों मात्रक जो लिखे गए हैं ये दूरी के मात्रक हैं, और देखने पर थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए एग्ज़ाम में बहुत इंटेलिजेंट लोग भी इसको गलत करके आते हैं। तो इसको बहुत ध्यान दे के देखिएगा। खगोलीय इकाई क्या होती है कि जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको एक खगोलीय दूरी बोला जाता है। इसको मैंने लिख दिया है, और आप को जो टेलीग्राम पे मैं डालूंगा फैक्ट्स, तो उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। एक चीज़ इसमें और देखने लायक है, भौतिक राशियाँ जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। कभी एग्ज़ाम में आया नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आप लोग जान लीजिए, क्योंकि परिभाषा पूछ देता है कभी कभी एग्ज़ाम में कि सदिश राशियाँ क्या हैं। अब उसमें 4 ऑप्शन बना देगा, उसमें से आपको बताना रहेगा। तो सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं इंग्लिश में इसको। सदिश राशि का मतलब होता है कि वे राशियाँ जिनको दर्शाने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए
कि विस्थापन है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का अर्थ अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो दूरी विस्थापन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को कहा जाता है विस्थापन। और उसमें दिशा की आवश्यकता होती है कि किस दिशा में विस्थापन हो रहा है। विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से पूरब 10 मीटर जाओ, आप जो है पूरब न जा कर के पश्चिम 10 मीटर चले गए, तो अगर विस्थापन लिखना होगा तो -10 मीटर हो जाएगा वो जो पश्चिम दिशा में आप गए हैं। तो विस्थापन नकारात्मक भी हो सकता है, दूरी सकारात्मक होती है क्योंकि उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको दिशा व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, परिमाण की केवल आवश्यकता होती है। और सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो है रहा, ये अभी मात्रक थे। और एक फैक्ट और है कि भारत में मीट्रिक प्रणाली को कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 1957 को जो है इसको भारत में लागू किया गया है, तब से लागू है। अब उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पोर्शन पे, गति। दूसरा गति है। यहाँ से कोई ऐसा वो फैक्ट नहीं आता है, उदाहरण टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप ले सकते हैं कि जानवरों के ज़मीन पर चलना, या किसी बोतल के ढक्कन को खोलना, कुम्हार की चाक का घूमना, ये सब पूछ सकते हैं किसके उदाहरण हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और उसी पर अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोशन, गति। गति का मतलब आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, चलना। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यह एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब सापेक्ष है। जैसे पृथ्वी पर हम लोग खड़े हैं, पृथ्वी भी चल रही है, हम हैं, यहाँ बोर्ड है। अब इसको स्थिर कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है, तो वही मैंने बताया, ये सापेक्ष कॉन्सेप्ट है, मतलब रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव, हम यहाँ पर हैं, बोर्ड यहाँ पर है, तो हमारे सापेक्ष यह क्या है, स्थिर है। किसी चीज़ की गति कितनी है, स्पीड क्या है, यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसके सापेक्ष बताया जा रहा है। किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, कोई मोटरसाइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से निकली, तो उसकी गति ये हो गई। लेकिन अगर 2 बाइक है, एक पूरब दिशा में जा रही है और एक पश्चिम दिशा में जा रही है, और दोनों की स्पीड मान लीजिए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक मान लीजिए एक बाइक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तो ए की स्पीड बी के सापेक्ष क्या होगी, या बी के सापेक्ष ए की स्पीड क्या होगी, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं रह जाएगी, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं वो लोग। एक ही दिशा में कोई मान लीजिए ए जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, और बी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो बी की गति ए के सापेक्ष क्या होगी, तब घट जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब है कि गति एक जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न पूछ भी सकता है। ठीक है, अब गति के प्रकार की बात की जाए अगर, तो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, मतलब स्थानांतरित गति, घूर्णन गति और कंपनीय गति। स्थानांतरित गति या रेखीय गति भी बोला जाता है इसको। एक सीधी लाइन में अगर गति हो रही है तो उसको हम लोग स्थानांतरित गति कहते हैं। मोटा मोटी जान लीजिए, जानना जरूरी है बस केवल। घूर्णन गति रोटेटरी मोशन है, कोई पिंड है उसके परितः अगर चारों तरफ गति हो रही है तो उसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। कंपनीय गति क्या होती है, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसके सापेक्ष ऊपर नीचे जो है अगर गति हो रही है तो इसको हम कंपनीय गति कहते हैं।
नाम से ही वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं इसको, तो आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे। अब गति विषयक 3 समीकरण न्यूटन ने दिए थे, तो हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ ले इससे। तो कभी कभी समीकरण को ही पूछ लेता है कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम समीकरण कौन सा है, द्वितीय समीकरण कौन सा है, तो उसको मैंने लिख दिया है और आप लोगों को नोट में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी। v क्या है? अंतिम वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। a क्या है? त्वरण है। और t क्या है? टाइम है। मान लीजिए अब इसमें जो है आपको 1 2 3 4 अचर राशियाँ होंगे ही चर। अब इसमें कुछ के वैल्यू दे के भी पूछ सकता है या सीधा सीधा फार्मूला ही पूछ सकता है आपसे। तो दूसरी है दूरी, s दूरी है और u जान ही रहे हैं, t जान ही रहे हैं। u क्या प्रारंभिक वेग है, t क्या है समय है, a त्वरण है। अगर पृथ्वी के संदर्भ में ये बात आए, गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में बात आएगी तो यहाँ पर g हो जाता है a की जगह पर। अब त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन। तो जैसे मान लीजिए कि एक निश्चित समय में अगर किसी गाड़ी है या वस्तु है, उसका वेग एक निश्चित समय में एक निश्चित गति से बढ़ रहा है, तो उसको हम कहते हैं त्वरण। त्वरण यह जो है एक निश्चित समय में एक समान गति से अगर बढ़ रहा है तो यह एक समान त्वरण होगा। अगर उसमें वेरिएशन है तो असमान त्वरण हो जाएगा। त्वरण हमने क्या कहा? स्पीड का बढ़ना। अगर स्पीड घटेगी तो उसको मंदन बोलते हैं। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद जो है हम वृत्तीय गति, जो सर्कुलर मोशन होता है, इससे बहुत प्रश्न पूछते हैं, उदाहरण के रूप में पूछते हैं। यह किससे संबंधित है, ये किसके कारण घटनाएं हो रही हैं, यह प्रश्न पूछता है। तो इसमें देख लेते हैं हम। अभिकेंद्र बल, ट्रांसपिटल फोर्स आता है, अपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और बल आघूर्ण। इतनी दशाएं होती हैं वृत्तीय गति के लिए। तो इसमें जो है अभिकेंद्र बल किसको कहते हैं? मान लीजिए कोई चीज़ वृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है, तो वह क्यों नहीं सीधा चला जाता है या केंद्र की तरफ गिर जाता है या बाहर चला जाता है? इसके लिए क्या क्या फैक्टर जिम्मेदार हैं? अब अपकेंद्रीय बल को अगर परिभाषित किया जाए तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ गति कर रही है, तो इस पिंड पर यह 2 प्रकार के बल लगते हैं। एक केंद्र की तरफ बल लगता है और एक बाहर की तरफ बल लगता है। तो केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसको हम लोग कहते हैं अभिकेंद्र बल, और ये बाहर इसके प्रतिक्रिया के रूप में जो है जो बल लगता है उसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। इतना ही जानिए। टार्क क्या होता है कि किसी चीज़ को एक वृत्तीय गति प्रदान करने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। अब साधारण उदाहरण से समझिए, आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बोतल है, उस बोतल के ढक्कन को खोल रहे हैं आप, तो जो फोर्स लगा रहे हैं उससे गति किस प्रकार की हो रही है? ढक्कन गोल घूम रहा है, या दरवाज़ा है, दरवाजे को आप खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसकी गति को देखिए। वह एक मान लीजिए पूरा ना घूमे तो आप ये मत सोचिएगा कि उसकी गति वृत्तीय गति नहीं होगी। नहीं तो किनारे पर अगर दरवाजे की कुछ पेंट लगा दीजिए या कोई मार्क कर दीजिए तो देखिएगा 1/4 जो है वो वृत्तीय पथ को तय करता है। अगर दरवाज़ा चारों तरफ घूमने वाला हो तो एक वृत्त बना देगा वो, ठीक है। तो बल आघूर्ण यही होता है। अब इस पर महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि इस पर प्रश्न आते हैं उदाहरण के रूप में, पूछते हैं यह किससे संबंधित है। जैसे पृथ्वी, जो कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो
यह किस चीज़ का उदाहरण है, यह पूछा जाता है, तो यह अभिकेंद्र बल का उदाहरण है, आपको ये बताना है। चंद्रमा की गति है, या घड़ी में सेकंड की सुई देखते हैं ऐसे घूमती रहती है, या वृत्तीय पथ पर मान लीजिए कोई धावक दौड़ता है, तो ये सारे उदाहरण जो है अभिकेंद्र बल के हैं। क्यों नहीं गिरता है, ये ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि बताया हमने, जो अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया में बाहर की तरफ लगता है उसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। इसमें पूछ सकता है, अब इसमें देखिए सरफेस नीचे की तरफ हो जाता है। जैसे सर्कस में मौत का कुआं आप लोग देखे होंगे, बाइक लेके घूमता रहता है धाव, उसमें जो चालक होता है और गिरता नहीं है, या क्यों नहीं गिरता है, ये प्रश्न आपसे पूछेगा। तो यह अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। दूध से या किसी द्रव्य के से कणों को अलग करना, अगर प्रश्न में आता है दूध से मक्खन को अलग करना, या किसी द्रव्य से किसी कण को जो है पृथक करना, यह किसका उदाहरण है, तो यह अपकेंद्र बल का उदाहरण है, ठीक है। जल से भरी बाल्टी है, इसको घुमाते हैं तो पानी नहीं गिरता है, यह पूछता है, ठीक है। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछते हैं, ठीक है। तो अब टार्क के कुछ उदाहरण ले लीजिए, जो बल आघूर्ण है उसके कुछ उदाहरण ले लीजिए। हमने पहला उदाहरण आपको बता दिया, बोतल है, उसके ढक्कन को बंद करिए या खोलिए, दोनों में जो है वो टार्क का प्रयोग होता है, ठीक है। दरवाजे का भी मैंने उदाहरण दे दिया। एक इम्पॉर्टेंट है, आटे जैसे की मशीन दे देता है, हालांकि आजकल के बच्चे देखे नहीं होंगे, नहीं तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में उसको जाता बोलते हैं। पहले होता था, उसमें बीच में जगह होती थी और गेहूँ चना या जो भी चीज़ें डाल के, और हत्था एक लगा होता था, उसको गोल गोल ऐसे घुमा के लोग गांव के आटा वाटा पीसते थे। तो वो भी पूछता है जो यह किसका उदाहरण है। देखिए टार्क का मैंने डेफिनेशन ही बता दिया था, वो उससे समझ जाएंगे आप, ठीक है। पानी निकालने के लिए हैंड पंप का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आप जो गति कर रहा है हाथ, उसको देखिए, वो भी वृत्तीय उसमें गति कर रहा है। तो ये सारे उदाहरण जो हैं आपके बल आघूर्ण के हैं। प्रश्न पूछेगा सीधा कि बोतल के ढक्कन को खोलना या बंद करना, ऑप्शन में आपको दे देगा अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, बल आघूर्ण, कुछ और दे सकता है, एक आध ऑप्शन बना के घर्षण वर्षण कुछ दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो उदाहरण ये सारे जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो आपको हम पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। इसमें बताने का मतलब यही था कि एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन हो गया इसका, और वृत्तीय गति में जो उदाहरण के रूप में ही सवाल मैक्सिमम आएंगे आपके, ठीक है। एक घर्षण की बात अभी करनी थी। घर्षण क्या होता है, जैसे दो विषम वस्तु है, उसके बीच जो गति से प्रतिरोधी जो बल उत्पन्न होता है उसी को हम लोग घर्षण बोलते हैं, ठीक है। इतना जानिए आप लोग। अब घर्षण के कुछ उदाहरण पूछ सकता है आपसे कि जैसे मनुष्य या किसी जानवर का ज़मीन पे चलना, यह किस चीज़ का उदाहरण है। तो यह घर्षण के कारण ही संभव है, नहीं अगर घर्षण न रहे तो स्लिप करके गिर जाए आदमी। और जैसे कार या बस में ब्रेक मारा जाता है तो वहाँ भी दो विपरीत परतें जो है एक दूसरे पर घर्षण बल उत्पन्न होता है, मतलब प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है और रुक जाती है कार या बस, जो भी है, कोई भी गाड़ी है, ठीक है। ये है। मशीनों में जैसे कार का इंजन है या कोई मशीन है, मोटरसाइकिल में देखते होंगे आप लोग कि लोहे के कुछ वो रहते हैं, पार्ट्स रहते हैं, तो उनके घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि घर्षण उत्पन्न हो जाएगा तो एक अतिरिक्त बल के खिलाफ जो है उस मशीन को काम करना पड़ेगा। तो उसको कम करने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। एक फैक्ट आता है, भारी जो मशीनें हैं उसमें लुब्रिकेंट के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये दो पार्ट आपके आज लगभग ख़त्म हुए।
एक मात्रक का और दूसरा जो है गति का। ऐसे ही एक दो वीडियो में मैं फिजिक्स के जो भी प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न हैं और जो भी परीक्षाओं में आए हुए पूर्व में एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे हम आपको यहाँ चर्चा भी कर रहे हैं और साथ में जो है इसका PDF भी बना के हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब विज्ञान के अगले बिंदु के साथ या अगले विषय के साथ हम आपके मुखातिब फिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।